20 अक्टूबर 1962 को जब रातों रात चाइनीज ट्रूप्स ने मैकनोन लाइन क्रॉस कर दी और चाइना ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर हमला बोल दिया। और 1962 का भारत इस वॉर के साथ साथ चाइना से अक्साई चीन की लैंड भी हार जाता है और आज भी चाइना ने इलीगली लद्दाख की 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड ऑक्युपाई कर रखी है और आज तो हद ही पार कर दी। चाइना अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के अराउंड रोड, रेल, एयर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है, 5G टावर्स, मिलिट्री वेपन्स, मिलिट्री कैंप्स, आर्मी कैंप्स और तो और पूरा का पूरे गांव तक इस्टेब्लिश कर दे रहा है और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के अराउंड पास आती जा रहा है और लैंड ऑक्युपाई करने लग रहा है। और तो और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को डिस्टेबलाइज करने के लिए चाइना अलग ही लेवल पर यहाँ पर इंसर्जेंसीज को फंड करने लग रहा है और जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को सोशल और इकोनॉमिकल डैमेजेस फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्या खास है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में? What is so special in North East that China really want it? And what are the vulnerabilities of northeastern part of India which make it a crucial land of India? And how China is destabilizing Northeast? And what are China's strategies? And how this current government is counter-attacking Chinese strategies and saving northeastern part of India from China? भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की रक्षा करेगा। Diplomatically, we have been very clear. We have been very clear with the Chinese that we will not tolerate, we will not countenance attempts to unilaterally change the line of actual control. तो सबसे पहले इसका जियो पॉलिटिकल एंगल यहाँ पर देखते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर 8 स्टेट्स हैं, असम, टीपी, मेघालय, एपी, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एंड सिक्किम। और ये सारे स्टेट्स यहाँ पर इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और चाइना के साथ अपने बॉर्डर्स भी शेयर करने लग रहे हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यहाँ पर इंडिया के लिए साउथ ईस्ट एशिया के गेटवे भी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकल लोकेशन भी है इंडिया के लिए। तो आज अगर चाइना नॉर्थ ईस्ट को यहाँ पर एक्वायर कर लेता है तो हमारे साउथ ईस्ट एशिया की ट्रेड को और गेटवे को ये एकदम ब्लॉक कर सकता है। और तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कितना ज़्यादा प्लेथोर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, उसको भी चाइना एक्वायर कर सकता है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, जिंक, आयरन और लेड, यूरेनियम एंड यहाँ पर क्रूड ऑयल तक यहाँ पर पाया जाता है। और तो असम और मेघालय तो कोल के सबसे बड़े स्टेट्स हैं इंडिया में और आज असम लगभग 23% पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल और 10% नेचुरल गैस पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट करता है अकेले। और भारत में सबसे ज़्यादा टी भी असम ही प्रोड्यूस करता है आज। और इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो इनके डीप फॉरेस्ट हैं और हिली रेंजेस हैं, ये इनको मिलिट्री टाइम में, ये इनको वॉर टाइम में एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री एडवांटेज भी देते हैं चाइना जैसे देशों से फाइट करने के लिए और डिफेंड करने के लिए। और चाइना को यहाँ पर द गोल्डन ट्रायंगल का एक्सेस और कंट्रोल भी मिल सकता है। सो वेयर व्हाट इज दिस गोल्डन ट्रायंगल? तो साउथ ईस्ट एशिया में बसे 3 नेशंस म्यांमार, थाईलैंड और लाओस को मिलाकर यहाँ पर द गोल्डन ट्रायंगल बनता है। और ये 3 स्टेट यहाँ पर बहुत बड़े ड्रग प्रोड्यूसिंग एंड ट्रेडिंग स्टेट्स हैं और ईस्ट एशिया यानी कि नॉर्थ ईस्ट के थ्रू ये तीनों नेशंस अपने ड्रग को मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बेचते भी हैं। तो चाइना को इसका भी एक्सेस और कंट्रोल यहाँ पर मिल जाएगा। और तो और यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर ही चाइना का सबसे बड़ा फोकस तो अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश की 90,000 स्क्वायर किलोमीटर्स की लैंड चाइना ऑलरेडी यहाँ पर क्लेम करके रखता है और इसको अपने ही नेशन का एक पार्ट मानता है। और चाइनीज़ में इसको ये जैंग हैंग यहाँ पर बोलता है और साउथ तिब्बत का एक हिस्सा इसको मानता है। और फ्रेंड्स चाइनीज़ मैप में यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा तक दिखाया जाता है। और आज अगर अरुणाचल प्रदेश का कोई भी रेजिडेंशियल या फिर ऑफिशियल चाइना जाता है तो उसका वीज़ा चाइना वाले पास नहीं करते हैं और ये बोलते हैं कि आप तो अपने ही नेशन में घूम रहे हो तो इसके लिए कौन सा वीज़ा, पासपोर्ट यहाँ पर चाहिए। तो इस हद तक चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हट के यहाँ पर इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकल लोकेशन है और चाइना की मेन लैंड से सबसे क्लोज स्टेट यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ही है एज कम्पेयर टू अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जिसका एक डेटा मैं आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ कि यहाँ पर बीजिंग से एपी सिर्फ 2371 किलोमीटर ही दूर है और सांघाई से 2596 और सैनजैंग से 2038 किलोमीटर ही यहाँ पर एपी एकदम दूर है। तो इसकी वजह ये है कि इंडिया ने जो यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे कि अग्निवीर और ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप ऑलरेडी करके रखे हुए हैं, इससे चाइना डरता है क्योंकि चाइना की डिस्टेंस, चाइना के मेन लैंड की डिस्टेंस एपी से बहुत ही क्लोज है, जिसकी वजह से एपी से अगर ये सब मिसाइल छोड़े जाएंगे तो इनकी मेन लैंड पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हमको देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स आज इसीलिए 2006 से ही इंडिया ने हैवी मिसाइल्स डेवलप करना स्टार्ट कर दिया जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को चाइना की मेन लैंड पर एपी से एकदम ईजी छोड़ सकते हैं। और अब इसी की वजह से चाइना की मेन लैंड जैसे कि ये सारे बीजिंग और शंघाई और शैनज़ेन इकोनॉमिकली और मिलिटरी वीक स्टेट्स यहाँ पर माने जाते हैं
और अब इसलिए 2006 के बाद से जब हमने मिसाइल डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, तब से चाइना एपी की लैंड को अपना हिस्सा बोलने लग रहा है, क्लेम करने लग रहा है। तो यहाँ पर मेन बात तो यही है। और फ्रेंड्स, अब अगर हम यहाँ पर हिस्टोरिकल और डेमोग्राफिकल एंगल यहाँ पर देखें तो पूरे एंसेंट हिस्ट्री में एपी कभी भी चाइना का पार्ट यहाँ पर रहा ही नहीं है। कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट चाइना का पार्ट यहाँ पर रहा ही नहीं है। लेकिन एक हद तक बहुत ज़्यादा बिजनेस और ट्रेड चाइना और एपी के बीच में हमको देखने को मिलता है, और सिल्क ट्रेड रूट भी चाइना का यहाँ पर एपी के थ्रू ही यहाँ पर एकदम पास ऑन होता था। तो यहाँ पर मिलिट्री एडवांटेजेस की वजह से साउथ ईस्ट एशिया का एक्सेस, प्लेथोर ऑफ रिसोर्सेज, मोर एंड मोर लैंड एंड डोमिनेंस ओवर द इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिकल रीजन की वजह से कि चाइना को आज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्वायर करना है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि व्हाट आर द वल्नरेबिलिटीज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट व्हिच मेक इट द क्रूशियल पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सबसे पहले दो मेन वल्नरेबिलिटीज हमको देखने को मिलती है, जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज एंड ट्रेड रूट वल्नरेबिलिटीज। तो सबसे पहले ट्रेड रूट वल्नरेबिलिटीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद से ही 60 से 70 सालों तक यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट को एकदम कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया था, नेगलेक्ट कर दिया गया था। और एंशिएंट टाइम में भी यहाँ पर जो भी ट्रेड साउथ एशिया में होती थी वो सिर्फ एपी से होती थी, लेकिन इसके अलावा इंडिया के अदर पार्ट से एपी कम्प्लीटली एकदम डिस्कनेक्टेड था, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स भी। और फ्रेंड्स, अब इसीलिए लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल, एयर कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हमको देखने को मिलती है। पावर शॉर्टेजेस और वाटर सप्लाई जैसी बेसिक नीड्स और बेसिक फैसिलिटीज़ भी इन एरिया में हमको एकदम देखने को नहीं मिलती है। और फ्रेंड्स, इसीलिए आज सबसे ज़्यादा अंडर डेवलप्ड और इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ही हैं। और यहाँ पर वेस्ट इंडिया से यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन से नॉर्थ ईस्ट कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड और आइसोलेटेड रहा है अपनी पूरी हिस्ट्री में, और ये आज भी है। और अब इसी वजह से इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक स्टेट्स हैं ये। और अब अगर जियोपॉलिटिकल एंगल अब यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की 99% लैंड यहाँ पर इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज से एकदम कनेक्ट हो रखी है, जैसे कि नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और चाइना। और सिर्फ 1% लैंड ही इंडिया से कनेक्टेड है नॉर्थ ईस्ट की, और ये 1% लैंड है द सिलीगुड़ी कॉरिडोर विच इज़ ऑल्सो नोन एज द चिकन नेक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये एक 60 किलोमीटर लंबी और 18 किलोमीटर चौड़ी एक स्ट्रिप है, जो कि इंडिया की एक लौटी वन सिंगल एंट्रेंस है नॉर्थ ईस्ट के लिए, जो कि इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती है, यहाँ पर एकदम कनेक्ट करती है ये छोटी सी लैंड। और अब वॉर टाइम सिचुएशन में अगर चाइना इस लैंड को, हमारी द चिकन नेक को ऑक्यूपाई कर ले और एकदम चोक कर दे और एकदम ब्लॉक कर दे, तो इंडिया तो चाइना को फाइट बैक कर ही नहीं पाएगा और पूरी वॉर कम्प्लीटली हार जाएगा, क्योंकि हमारा सिंगल एंट्रेंस ही है नॉर्थ ईस्ट में, और वो है द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि बहुत ही छोटा पार्ट है। और सेकंड, यहाँ पर हिली रेंजेस और माउंटेन्स की वजह से कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज नॉर्थ ईस्ट को फेस करनी पड़ती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो इनके साइड से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से होकर ये यहाँ पर आती है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में, इसकी वजह से हर साल फ्लड इशूज़, यहाँ पर हैवी रेनफॉल, लैंड स्लाइड्स और वीक ड्रेनेज सिस्टम की वजह से ये एरिया हार्ड टू लिव एंड हार्ड टू सर्वाइव तक यहाँ पर ऑलरेडी बन चुका है। और यहाँ का पुअर कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात ही छोड़ दो। और आज इसी की वजह से बहुत ही लेस इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मिल पाती है किसी भी कंपनी से, क्योंकि अब आप भी यहाँ पर सोचो कि टाटा और रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगी, फैक्ट्री सेटअप करना चाहेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो रिस्क इन्वॉल्व है वो बहुत ही हाई है इन एरियाज़ में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर थर्ड है बढ़ती हुई इंसर्जेंसीज। तो इंसर्जेंट्स ग्रुप यहाँ पर बढ़ती जा रहे हैं। तो यहाँ पर हर एक स्टेट्स के पास अपना खुद के एक इंसर्जेंट्स यहाँ पर ग्रुप्स हैं बहुत सारे, जो कि दबा के टेररिज्म यहाँ पर करते हैं और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, अपने अपने स्टेट्स को कि इंडिपेंडेंस की मांग करते हैं और इंडिया से सेपरेशन यहाँ पर ये एकदम चाहते हैं। जैसे कि नागालैंड का एक ग्रुप है NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, और यहाँ पर आसाम का है उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। ऐसे करके बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप यहाँ पर इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हमको देखने को मिलते हैं, जो कि टेररिज्म को यहाँ पर एक्सप्लॉइट करने लग रहे हैं। लेकिन आखिर यहाँ पर इतनी ज़्यादा इंसर्जेंसीज है क्यों? तो यहाँ पर अगर किसी स्टेट को 70 सालों तक कम्प्लीटली इग्नोर किया, डिसकनेक्टेड ही कर दिया, कहने को पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन नो डेवलपमेंट, नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कोई PM वहाँ पर जाने तक एकदम रेडी नहीं है। और तो और जैसे अंग्रेजों के टाइम पे वो लोग नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ रॉ मटेरियल साउथ ईस्ट एशिया में बेचने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल में लेते थे, वैसे ही आज इंडिया भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे रिसोर्सेज को सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहा है। और 2017 से पहले तो यहाँ पर कोई ग्रोथ देखने को मिली ही नहीं थी। और तो और बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं कि नॉर्थ ईस्टर्न एक इंडिया का हिस्सा भी है। नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट्स भी हैं, वो लोग तो नॉर्थ ईस्ट को इंडिया का हिस्सा मानते ही नहीं हैं। And North Eastern people has to face the racism and discrimination in their own country. They are often called
Chinky Momos Chinese, despite being the integral part of India and citizens of India. और फ्रेंड्स स्टार्टिंग से ही हिस्टोरिकली यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कंट्रीब्यूशन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है हमारी डेवलपमेंट में। यहाँ पर डिफेंस और आर्मी ले लो, गोरखास आसामी रेजिमेंट की ब्रेव सोल्जर्स इंडिया का नाम रोशन यहाँ पर कर रहे हैं और हमको सेफ्टी दे रहे हैं। और यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न पास से कितने ज़्यादा एथलीट्स भी आते हैं जो इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पे नाम कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले में हमने उन लोगों को क्या दिया? रेसिस्ट बिहेवियर। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और चौथा कारण है इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश। तो आज म्यांमार और बांग्लादेश से दबाकर इलीगल इमिग्रेशन हो रही है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर, जिसकी वजह से बांग्लादेशी और म्यांमार के लोग यहाँ पर इन स्टेट्स के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक्चुअल लोगों को, पीपल को ये रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं और यहाँ पर इमिग्रेंट्स के हाथों से होने वाले रेप केसेस डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। ऐसे अटैक्स, रेप्स, क्राइम बढ़ते ही यहाँ पर चले जा रहे हैं। और तो और टीपी के अंदर बांग्लादेशी इमिग्रेंट इतने ज़्यादा ओवरफ्लो हो चुके हैं कि बंगाली वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई है। और आज असम तो कम्प्लीटली मुस्लिम स्टेट ही बन चुका है। और नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर में आए हुए ओवरफ्लो म्यांमार के इमिग्रेंट की वजह से ये सारे स्टेट क्रिश्चियन स्टेट बनते जा रहे हैं। ये सारे स्टेट कैथोलिक स्टेट एकदम बनते ही चले जा रहे हैं और इन सब के अगेंस्ट कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसलिए ऐसे अटैक, रेप्स और क्राइम रेट बांग्लादेशी इमिग्रेंट, म्यांमार इमिग्रेंट्स की वजह से बढ़ते ही चले जा रहे हैं और गवर्नमेंट यहाँ पर एकदम कुछ भी नहीं कर रही है। और फिर 2008 में असम के कोरकाझार गाँव में इतने सारे बांग्लादेशी इमिग्रेंट आ गए कि यहाँ के लोगों की मास किलिंग करने लग गए और यहाँ के खुद के गाँव के लोगों को अपने ही लैंड में रेफ्यूजी बना दिया इन सारे बांग्लादेशी इमिग्रेंट ने, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, कोई भी एक्शन नहीं लिया। और नेशनल मीडिया को भी यहाँ के इंसिडेंट की रिपोर्ट को ब्रॉडकास्ट करने के लिए एकदम मना कर दिया और एट द एंड कुछ भी नहीं हुआ। और फ्रेंड्स आज ऐसे हमको मणिपुर में भी देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे करके ऐसा ही इंडिया के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में होगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ देखते ही यहाँ पर रहेंगे। और फ्रेंड्स ऐसे करते करते धीरे धीरे डिस्ट्रस्ट और फियर की फीलिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लोगों के अंदर डेवलप हो रही है। अपने ही देश के लिए डर पैदा हो रहा है, अपने ही देश से इग्नोर किए जा रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जैसे कि आज हम मणिपुर में ऑलरेडी देख रहे हैं इग्नोरेंस, 3 महीने की लंबी इग्नोरेंस। तो फ्रेंड्स अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर चाइना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को डेवलपमेंट, पीस यहाँ पर ऑफर करेगा और चांसेस हाई हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट चाइना का पार्ट बन जाए और उसका ऑफर एक्सेप्ट यहाँ पर कर लें। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि व्हाट आर दी स्ट्रैटेजीज ऑफ चाइना टू डी-स्टेबलाइजिंग द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो चाइना की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस यहाँ पर डिप्लोमेसी स्ट्रैटेजी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चाइना अपने नेबर कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के काम यहाँ पर करता है, जो कि इसकी सॉफ्ट पावर भी यहाँ पर मानी जाती है। और आज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर चाइना लगभग 146 कंट्रीज़ के अंदर छोटे मोटे या फिर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाले काम भी करने लग रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत हद तक इनको लोन दे रहा है। और जैसे को हमको पता ही है कि BRI इनिशिएटिव के अंदर चाइना क्या करना चाहता है। और फिर आज ऐसे ही यहाँ पर चाइना अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर लाइन के अराउंड बहुत सारे रोड, रेल, एयर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है। 5G टावर्स, बिल्डिंग, ऑफिशियल बिल्डिंग्स, पूरे के पूरे गाँव और मिलिट्री ड्रिल्स, आर्मी कैंप तक डेवलप करने लग रहा है। और हमारे बॉर्डर के अंदर तक वो आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के अंदर तक। और फ्रेंड्स यहाँ तक कि चाइना ने अपना नेशनल हाईवे 219 तक डेवलप यहाँ पर कर दिया है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर लासा से लेकर कासकर तक ओवरऑल नेपाल, भूटान और अक्साई चीन के ऊपर से होते हुए यहाँ पर जाता है और वर्ल्ड का हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट रोड है ये। और सेकंड यहाँ पर ये है कि चाइना आज अपने वाटर को एज अ जियो स्ट्रेटेजिकल वेपन यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल करने लग रहा है, फ्लड और ड्रॉट को कॉज करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। क्योंकि जैसा कि आज हम सबको पता है कि चाइना ही नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की वाटर सप्लाई को कंट्रोल करता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी चाइना से ही निकलती है और अरुणाचल प्रदेश तक आती है। तो 2000 से ही चाइना ने यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर डैम्स इस्टेब्लिश कर दिए थे और उन डैम्स के फ्लो को कम ज़्यादा करके चाइना हमारे यहाँ बाढ़ लाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बाढ़ लाता है। और आए दिन चाइना यहाँ पर इंसर्जेंसीज को भी फंड करने लग रहा है, फ्यूल करने लग रहा है। और फोर्थ, चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ करती रहता है। गलवान घाटी, डोकलाम और अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन हमको देखने को मिलती रहते हैं। तो इसके अगेंस्ट हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? व्हाट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग टू काउंटर अटैक चाइनीज स्ट्रेटजीज ऑफ एक्वायरिंग नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर 2014 और 17 से पहले तो कोई भी एक्शन नहीं लिए जा रहे थे, जैसा कि हम सबको पता है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद यहाँ पर 2014 से ही नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बहुत हद तक हमको डेवलपमेंट देखने को मिली है, बहुत ही रैपिड ग्रोथ हमको देखने को मिली है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर
पूरी जिम्मेवारी और संवेदना के साथ जो भी हमसे बन सके हम समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए। सो फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट काम तो बहुत कर रही है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन हमको कितना देखने को मिलता है वो तो बाद ही की बात है। लेकिन आज जो हमको मणिपुर का बर्नआउट देखने को मिल रहा है वो दिखाता है कि गवर्नमेंट का एक कंप्लीट फेलियर है। हालांकि डेवलपमेंट हुई है, लेकिन इन सब मामलों में गवर्नमेंट कंप्लीटली फेल कर चुकी है। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और यहाँ पर ये मणिपुर का बर्नआउट आखिर हो क्यों रहा है? मेन रीजंस बहुत सारे कारण आप सबको पता है, लेकिन कुछ कारण जो हम सबसे छुपे हुए हैं उसके ऊपर मैंने रिसर्च यहाँ पर करी है। तो अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपने कुछ भी सीखा हो सो लाइक दिस वीडियो एंड टू वॉच मोर सच इंसाइटफुल बिजनेस जियोपॉलिटिकल एंड पॉलिसी मेकिंग वीडियोस subscribe to Go Self Made. And now thank you for watching. We'll meet you in the next one. Until then, you go self made.